हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आज के क्लास में। पिछले क्लास में मैंने जीई मूर के कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी में जीई मूर के डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस को डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ रेफिट्यूशन ऑफ आइडियलिज्म, प्रत्ययवाद का खंडन। ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है और इसका बहुत ही शॉर्ट सिनॉप्सिस दे रही हूँ मैं यहाँ पे। शॉर्ट डिस्कशन भी करूंगी जिससे कि सारे टॉपिक का जितना भी मेन पॉइंट है क्लियर हो जाए और आप उसका नोट्स इजीली बना सके, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए कोई परेशानी ना हो एक टॉपिक में। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट तरीके से अच्छा सा एक होल सिनॉप्सिस बना के दे रही हूँ मैं, जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगी। तो इसको देखते हैं, रेपिटेशन ऑफ आइडियलिज्म को। यहाँ पे मैंने पूरा होल सिनॉप्सिस बना दिया है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या उससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और क्या बेसिक कंसेप्ट है इसका। ये तीन चार चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है। टाइम की बचत के लिए मैं ये करती हूँ, पहले से इसको लिख के रखती हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो बन सके। जीई मूर का रेफिट्यूशन ऑफ आइडियलिज्म। सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडियलिज्म क्या है। ये आइडियलिज्म क्या है ये सभी जानते हैं। आइडियलिज्म किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द माइंड और सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इटसेल्फ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। आइडियलिज्म क्या कहता है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डिपेंड है बिल्कुल पूरी तरीके से माइंड पे, और इसका कॉन्शियसनेस और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दोनों इंटरनल रिलेशन है, दोनों का एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ये दोनों कॉन्शियसनेस इटसेल्फ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। कॉन्शियसनेस ही एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में एक्सप्रेस होता है, व्यक्त होता है। ये मेन आइडियलिज्म का थॉट है। उसके बाद इतना जानने के बाद हमें ये जानना है, जैसे कि इनका ये जो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द माइंड, वो किस सेंस में कह रहे हैं। जैसे कि ये एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, अब ये मेरा माइंड इसको देखता है और बताता है कि ये एक मार्कर है। तो ये इनका कहना है कि ये माइंड पे डिपेंड है कि ये मार्कर है। अगर माइंड नहीं इसको रीड कर पाता है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए इन्होंने इसको बताया है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द माइंड, और कॉन्शियसनेस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्त होता है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारी चेतना ही बताती है कि ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट क्या है। इसीलिए इनका कहना है कि ये एक्सप्रेस होता है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये आइडियलिज्म का मेन थॉट है। आइडियलिज्म यही बोलता है, पर रियलिज्म इसके जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे रियलिज्म क्या कहता है, डिफेंस ऑफ रियलिज्म यहाँ पे बताया गया। क्या डिफेंस कर रहे हैं रियलिज्म का? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द माइंड, जस्ट अपोजिट, दे हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओन। इनका कहना है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए तो ये रियलिज्म आ जाता है। बस यही है आइडियलिज्म और रियलिज्म। इनका कहना है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इसका अपना एग्जिस्टेंस है और इसका अपना एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस का अपना एग्जिस्टेंस है, तो दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस है। यही रियलिज्म मानता है। अब हमें रेफिट्यूशन ऑफ आइडियलिज्म पढ़ना है, जो कि जी मूर ने रिफ्यूट किया है। आइडियलिज्म बर्कले का है। मेन तो हेगेल, प्लेटो सब आइडियलिस्ट हैं, पर बर्कले के आइडियलिज्म को इन्होंने मेन रिफ्यूट किया है। क्या किया है? बर्कले के अनुभववाद में हमने पढ़ा है, आगे नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ेंगे कि बर्कले क्या कहते हैं, आइडियलिज्म उनका किस बेस पे है। आइडियलिज्म का उनका मेन बेसिक जो पिलर्स है या बेस है, आधार है, जो भी बोल लें, वो क्या है, एसेइस्ट परसिपी। उन्होंने ये थ्योरी दिया है, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट है उनका। इसका क्या मतलब है? टू बी इज टू बी परसीव्ड। इसका मतलब है कि जिसकी अनुभव होगी उसी की सत्ता होगी, जिसका एक्सपीरियंस हमें होगा उसी की सत्ता हम मानेंगे, जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है उसकी सत्ता हम नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं, ये यहाँ पे भी बताया, देयर इज एन इंटरनल रिलेशन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड द ऑब्जेक्ट। ये दोनों को सेम मानते हैं, इसमें कहीं कोई, इनका कहना है कि कॉन्शियसनेस ही ऑब्जेक्ट के रूप में हमें दिखता है।
अगर कॉन्शसनेस नहीं है तो ऑब्जेक्ट, कॉन्शसनेस नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? तो ये दो पिलर हैं इनका आइडियलिज्म का, मेन आइडियलिज्म का यही दो आधार है। इसी आधार पे बर्कले ने अपने आइडियलिज्म को एक्सप्लेन किया है। और ये मूर इन दोनों को ही रिफ्यूट करते हैं, ये दोनों को नहीं मानते हैं। यही है रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म क्या है? टू ब्रेक एंड रिफ्यूट दीज टू पिलर्स। अगर हम इन दोनों को रिफ्यूट कर देंगे तो आइडियलिज्म रिफ्यूट हो जाएगा। यही दो चीज इन्होंने किया है। अभी कहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है उसको रिफ्यूट करने का, एसेइस्ट पर्सी पी को रिफ्यूट करने का कि क्या पॉसिबिलिटीज आते हैं, क्या अर्थ निकलते हैं, इसको रिफ्यूट हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके तीन पॉसिबिलिटीज निकलते हैं। ये तीनों क्या हैं? पहला ये कहता है कि दृश्यता सत्ता का पर्यायवाची है, परसेप्शन इज सिनोनिमस ऑफ एग्जिस्टेंस। दूसरा कहता है परसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, अंश है। और तीसरा कहता है परसेप्शन इज अ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट ऑफ एग्जिस्टेंस, नवीन लक्षण है। ये तीन पॉसिबिलिटीज आते हैं इसको रिफ्यूट करने के लिए। फिर इन्होंने सिंपल सा क्या किया है, जी मूर ने आर्गुमेंट दिया है रिफ्यूटेशन ऑफ कॉन्शसनेस एंड द ऑब्जेक्ट। कॉन्शसनेस और ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्यूट करने के लिए जो इन्होंने आर्गुमेंट दिया है वो भी तीन तरीके से इन्होंने दिया है, तीन अर्थ निकाले हैं और तीनों को रिफ्यूट किया है उन्होंने। इनका कहना है कॉन्शसनेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शसनेस आर डिफरेंट। यहाँ भी बोला है इन्होंने, एक नहीं है। द अवेयरनेस ऑफ ए कलर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्शसनेस। इनका कहना है कि कोई भी कलर की अगर हमें अभिव्यक्ति हो रही है, कलर की चेतना हो रही है, हमें तो संवेदना हो रही है या चेतना हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्ट ऑफ कॉन्शसनेस है, पार्ट ऑफ कॉन्शसनेस नहीं है। कलर है मीन्स कलर का कोई अस्तित्व है। तो इसको भी इन्होंने आर्ग्यूमेंट ये भी दिया है, द अवेयरनेस ऑफ कलर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्शसनेस। तीसरा ये देते हैं द रिलेशन बिटवीन कॉन्शसनेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज एक्सटर्नल। यहाँ क्या बोला है? देयर इज एन इंटरनल रिलेशन। ये क्या बोलते हैं? द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस इज एक्सटर्नल। तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, रिफ्यूटेशन हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। इसी आधार पे ये तीन अर्थ निकलते हैं, इसके तीन पॉसिबिलिटीज है। इन तीन पॉसिबिलिटीज के लिए जी मूर ने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जिससे कि ये सारे थॉट ये ब्रेक हो जाता है, इनका ये जो पिलर है ये ब्रेक हो जाता है और आइडियलिज्म का खंडन हो जाता है। यही बेसिक थ्योरी है रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म जी मूर का। अब एक शॉर्ट ये देख लेते हैं कि क्या क्या, इतनी थ्योरी को हम जान लिए अभी। अब अगर बुक से हम पढ़ते हैं तो तुरंत मेरे मेमोरी में ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो पहला आता है व्हाट आर द डॉक्ट्राइन ऑफ आइडियलिज्म, जो कि आइडियलिज्म क्या है, मेन वही आंसर है इसका। दूसरा आता है व्हाई डिड मूर रिफ्यूट आइडियलिज्म, आइडियलिज्म को इन्होंने क्यों खंडन किया, इसका ये क्वेश्चन उठता है। फिर तीसरा उठता है व्हाट आर्गुमेंट डिड मूर गिव टू रिफ्यूट एसेइस्ट पर्सिफाई, ये जो इनका इसके लिए क्या आर्गुमेंट दिया इन्होंने, ये क्वेश्चन है। एक आर्गुमेंट और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, व्हाट आर्गुमेंट डिड मूर गिव टू रिफ्यूट आइडियलिज्म, सेम ही पॉइंट्स आएंगे उसमें भी। Next question, what argument did Moore give to examine the internal relation between consciousness and the object of consciousness? यही आर्ग्यूमेंट दिया है, इसी को डिस्कस करेंगे इस आंसर के लिए। Is there any contradiction in the view of Berkeley according to Moore? According to Moore क्या बर्कले के थ्योरी में बर्कले के मत में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? कॉन्ट्राडिक्शन तो है, तभी इन्होंने रिफ्यूट किया है उसको, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, आर मूर्स व्यू लॉजिकली कंसिस्टेंट, क्या मूर का व्यू कंसिस्टेंट है, लॉजिकली तार्किक संगत है? लेकिन नहीं है ये, इसमें इनका क्रिटिसिज्म किया है फिलोसोफर्स ने, तो इनका क्रिटिसिज्म लिखना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, आखिर कुछ तो महत्व होगा ही होगा इसका, तो लास्ट में हमें इसका इंपॉर्टेंस बताना है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, ये इतने क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस कर लेते हैं
उसके बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इस टॉपिक को पढ़ने में या लिखने में या समझने में। इतना ही करना है हमें। कंक्लूजन तो हर आंसर के बाद देना है। ये तो छोटा सा मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, अदरवाइज हर आंसर का पॉइंट वाइज आंसर करना है और कंक्लूजन जरूर देना है। 2 लाइन में ही देना है क्योंकि आंसर्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा बड़े आंसर्स लिखने नहीं होते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जैसा आंसर होता नहीं है, तो इसलिए कंक्लूजन भी छोटा होगा। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये हम इजीली समझ गए इसको कि ये क्या है, इन शॉर्ट समझना है, बाकी हम बुक से पढ़ेंगे पूरा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्ट्राइन ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का क्या डॉक्ट्राइन है? यही 2 है, इसी 2 को रिफ्यूट करना है। ये आइडियलिज्म का डॉक्ट्राइन यही 2 है। तो इसमें मेन टॉपिक्स यही आता है कि ये कहते हैं कि रियलिटी इज माइंड, मतलब ये डिपेंडेंट है एक दूसरे से। रियलिटी जो भी है वो माइंड के अंदर है, ये रियलिटी डिपेंडेंट है, ये इनका कहना है। इनका कहना यही है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन दे आर परसीव्ड। यही कहना है, ये यही कहता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली व्हेन दे आर परसीव्ड। ये कहता है, ये डॉक्ट्राइन है आइडियलिज्म का, यही थ्योरी बताता है। फिर एक पॉइंट और भी बताता है कि ये प्राइमेसी ऑफ कॉन्शियसनेस बोलता है। इसका क्या मतलब है कि माइंड या कॉन्शियसनेस प्राइमरी है, मैटर को इन्होंने सेकेंडरी बताया है आइडियलिस्ट ने। मेन बर्कले ने मैटर को सेकेंडरी बताया है। तो यहाँ पे इसको प्राइमरी कर दिया है कॉन्शियसनेस को, फिर नॉलेज को मेंटल कर दिया। नेचुरल है, जब ये कॉन्शियसनेस प्राइमरी होगा, जो भी ज्ञान होगा हमारा वो मेंटल हो जाएगा। ज्ञान जो भी है हमारा मेंटली हो जाएगा। वी नेवर नो थिंग्स डायरेक्टली विदाउट परसेप्शन और एक्सपीरियंस। बिना एक्सपीरियंस के हम कोई भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये इनका कहना है आइडियलिस्ट का। फिर ये मैटर को पूरी तरीके से, बर्कले तो पूरी तरीके से मैटर को डिनाई करते हैं। इनका कहना है कि मतलब कंप्लीट, हालांकि हेगल और प्लेटो भी आइडियलिस्ट हैं, पर हेगल मैटर के एग्जिस्टेंस को मानते हैं। उनका कहना है कि मैटर एग्जिस्ट बट ओनली एज ए फॉर्म ऑफ माइंड और स्पिरिट। उनका यही है, उनका भी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है, बट है सेम, थोड़ा सा अंतर है इनसे, बर्कले से। तो यही आइडियलिज्म है। तो आइडियलिज्म मेन यही कहता है कि ये आइडियलिज्म मोरल वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू देता है, हेगल का आइडियलिज्म। तो इसीलिए ये कहते हैं कि आइडियलिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस। दीज आर कंसिडर्ड मोर रियल देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज को ज़्यादा मानते हैं, बशर्ते कि रियल थॉट्स के कंसिडर करते हैं इसको। ये आइडियलिज्म का मेन डॉक्ट्राइन बोल लें या थीम बोल लें, थॉट बोल लें, जो भी बोल लें, यही है जो अभी हमने क्लियर किया। दूसरा आ जाता है, Why did Moore refute realism? रियलिज्म को क्यों रिफ्यूट किया? इसका आंसर डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस में भी दिया हुआ है। डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस में क्या था कि क्यों कॉमन सेंस का डिफेंस किया इन्होंने? तो जो कॉमन सेंस का डिफेंड करने के लिए कॉमन सेंस को इन्होंने आइडियलिज्म को रिफ्यूट किया है। टू डिफेंड कॉमन सेंस बिकॉज कॉमन बिलीव्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। ये कॉमन सेंस का ही मेन टॉपिक है। और कॉमन बिलीफ के अनुसार एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स कहाँ कैसे एग्जिस्ट करते हैं? वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं स्पेस एंड टाइम में। तो स्पेस एंड टाइम को भी इन्होंने रियल बताया है, इसलिए इन्होंने आइडियलिज्म को रिफ्यूट किया है। और आइडियलिज्म मानता नहीं है स्पेस एंड टाइम को, तो बर्कले ने इमेजिनरी बता दिया था, इसलिए इन्होंने मूर ने आइडियलिज्म को रिफ्यूट किया है। ये कुछ पॉइंट्स आएंगे डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस से ही रिलेटेड, तो ये भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड मूर गिव टू रिफ्यूट एसेइस्ट परसिक्यू? या हम ये भी कह सकते हैं, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड मूर गिव टू रिफ्यूट आइडियलिज्म? दोनों आर्ग्यूमेंट मोर और लेस सेम ही होगा। तो क्या आर्ग्यूमेंट दिया है एसेइस्ट परसिक्यू को रिफ्यूट करने के लिए? बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए हैं जो कि कॉमन सेंस से ही रिलेटेड है। तो पहला तो यही हम बोल सकते हैं कि
मूर ने ये 3 आर्गुमेंट दिए थे इसके लिए। कौन सा क्वेश्चन हम अभी कर रहे थे? ये व्हाट आर्गुमेंट डिड मूर गिव टू रिफ्यूट कॉमन सेंस एसेइस्ट पर्सिपी। तो इसके लिए मूर 3 आर्गुमेंट देते हैं, 3 आर्गुमेंट देते हैं और इसके लिए वो एक एनालिटिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। एनालिटिकल मेथड को अडॉप्ट करते हुए सारे इंटरप्रिटेशंस को ये अस्वीकार कर देते हैं, नहीं मानते हैं। तो उस हिसाब से ये पहला जो सेंस इसका लेते हैं वो ये है कि परसेप्शन इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस। क्या है ये? परसेप्शन इज सिनोनिमस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो सेम है, जो परसेप्शन है वही एग्जिस्टेंस है, इनका यही कहना है। तो पहला सेंस इस आर्गुमेंट का यही लेते हैं। ये थोड़ा आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है इसका। ये पहला सेंस यही लेते हैं कि परसेप्शन इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस। अगर परसेप्शन इक्वल टू एग्जिस्टेंस होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? जो एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन होगी वही परसेप्शन की डेफिनेशन होगी। अब वही जो सत्ता मानेंगे वही दृश्यता मानेंगे। पर मूर कहते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन दे देने से उसकी किसी भी चीज की सत्ता सिद्ध नहीं होती है, उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती है। तो हमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं देना है। मूर यही कहते हैं कि अगर एग्जिस्टेंस और परसेप्शन बोथ आर सिनोनिमस तो सेंटेंस बनेगा एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस, परसेप्शन इज इक्वल टू परसेप्शन। परसेप्शन और एग्जिस्टेंस सेम है तो क्या बनेगा? एग्जिस्टेंस इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इक्वल टू जो इसका डेफिनेशन होगा वही इसका होगा। क्योंकि अगर हम जल का सिनोनिमस है नीर, तो जो चीज नीर के लिए बोलेंगे हम वही जल के लिए बोलेंगे, सेम चीज होगा। तो इसीलिए इसको इसमें इन्होंने क्या दोष देखा? ये कहते हैं कि ये टोटोलॉजी हो जाता है, ये रिपीटेशन हो जाता है। तो ये यहाँ पे टोटोलॉजी आ जाता है। तो इस वजह से ये इसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और इससे कोई न्यू नॉलेज भी फिर नहीं मिलेगा हमें। न्यू नॉलेज कैसे मिलेगा फिर? और बर्कले कहते हैं कि सत्ता दृश्यता है से नवीन ज्ञान मिलता है। नवीन ज्ञान मिलता है पर यहाँ कहाँ मिल रहा है? अगर हम पर्यायवाची मान लेते हैं तो हमें कोई न्यू नॉलेज गेन नहीं होता है। इसीलिए ये पहली पॉसिबिलिटीज को डिनाई करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज आती है परसेप्शन इज ए पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस अगर हम मानते हैं तो क्या हो जाता है? सत्ता प्लस दृश्यता। सत्ता इज इक्वल टू सत्ता प्लस दृश्यता, ये हो जाता है ना। कैसे होता है? पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, परसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस तो है ही और परसेप्शन एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस और परसेप्शन दोनों है और पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। तीनों एक साथ होने से क्या होता है कि कुछ इसमें क्या हमें दिखता है कि अगर हम सत्ता प्लस सत्ता और दृश्यता तीनों को मान लेते हैं अगर, तो कुछ चीजें अनुभव से हमें मिलेंगी और कुछ विषय में हमें अनुभव नहीं प्राप्त होगा। ये चीज हो जाता है। जैसे कि ये ऐसा लगता है जैसे कुछ सत्ताएं अनुभव का विषय बन गई और कुछ सत्ताओं में अनुभव का विषय नहीं हो पाएगा। फिर मूर कहते हैं ऐसे में दूसरा अर्थ भी बर्कले को मान्य नहीं होना चाहिए। अगर मानेंगे तो बर्कले का प्रत्ययवाद खंडित हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बर्कले तो सत्ता उसी की है जिसका अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरे अर्थ को भी ये डिनाई कर देते हैं। पार्ट नहीं हो सकता है, वो पार्ट बिल्कुल भी डिनाई करते हैं इसको वो, क्योंकि सत्ता इज इक्वल टू सत्ता प्लस दृश्यता, ये कैसे संभव है? इसमें क्या हो जाएगा? एक कुछ चीजों का हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ चीजों का नहीं हो रहा है। तो इसमें बर्कले का थ्योरी मत जो है वो खंडित हो जाता है। तीसरा आता है परसेप्शन इज अ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। यहाँ नवीन लक्षण प्राप्त होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो नवीन लक्षण जब प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में टू बी इज टू बी परसीव्ड, ये जो है एक सिंथेटिक स्टेटमेंट हो जाएगा। सिंथेटिक स्टेटमेंट में नवीन लक्षण प्राप्त तो होना चाहिए, बट बर्कले ने ऐसे स्पर्शिपाई के निषेध को व्याघाती माना है। व्याघाती इस मानने से क्या हो जाएगा? अगर वो कहते हैं कि सत्ता दृश्यता है और इसको व्याघाती भी मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी मान लेते हैं, तो क्या हो जाता है? सत्ता दृश्यता नहीं है। इसका कॉन्ट्राडिक्शन तो यही होगा, निषेध निगेशन तो यही होगा इसका। जब निगेशन में सत्ता दृश्यता है
और सत्ता, उसका निगेशन सत्ता दृश्यता नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये खुद से ही एनालिटिक स्टेटमेंट हो जाएगा। सिंथेटिक स्टेटमेंट एनालिटिक में बदल जाएगा। तो एनालिटिक में जब बदल जाएगा, विश्लेषणात्मक जब हो जाएगा, तो एक ही कथन, इनका मूर का कहना है, एक ही स्टेटमेंट एट ए टाइम सिंथेटिक और एनालिटिक दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं होंगे, इसलिए हम इस अर्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने तीसरे अर्थ का भी मतलब नहीं माना है, खंडन किया है। तो इन तीनों आर्गुमेंट के हिसाब से इन्होंने ये आर्गुमेंट दे के एसेइस्ट पर्सिफाई को रिफ्यूट कर दिया है। ये इनका ये आंसर होता है। जैसे कि ये कहते हैं कि हम कॉन्शसनेस और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शसनेस दोनों को इन्होंने सेम मान लिया, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट सेम है, ऐसा बोलते हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास हर चीज की कॉन्शसनेस नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी इमेज जरूर हो सकती है। मानते हैं कि हम कहते हैं कि गोल्डन माउंटेन या फिर उड़ने वाला घोड़ा, इसका इमेज हम बना सकते हैं, पर इसमें कॉन्शसनेस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए इन्होंने इसको इनके इस कॉन्शसनेस और ये जो इंटरनल रिलेशन बताया है, इसका इन्होंने खंडन किया है। इसीलिए ये तीनों को खंडित करते हुए ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ऐसे इस पर्सिफाई को हम रिफ्यूट करते हैं। ये इस तीसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। चौथा क्वेश्चन आ जाता है, What argument did Moore give to examine the internal relation between consciousness and the object of consciousness? जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि गोल्डन माउंटेन का इमेज और रियल में गोल्डन माउंटेन दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। चेतना का विषय नहीं हो सकता है, वो इमेज जरूर हो सकता है, पर वो चेतना का विषय नहीं हो सकता है। इसीलिए इस लाइन से भी ये आंसर रिलेटेड है कि ये क्या इंटरनल रिलेशन को रिफ्यूट करने के लिए क्या आर्गुमेंट दिया मूर ने क्या आर्गुमेंट दिया है, सेम आर्गुमेंट दिया है जो अभी हमने डिस्कस किया है। आइडियलिस्ट क्या मानते हैं, इंटरनल रिलेशन मानते हैं कॉन्शसनेस और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शसनेस में। मूर नहीं मानते हैं, वो क्या कहते हैं, दोनों डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग एज ए ग्रीन और ब्लू, दीज टर्म्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। When I have the awareness of color, कहते हैं ना, when I have the awareness of color, मान लो मेरे पास कलर का अवेयरनेस है, पर किस कलर का, कोई कलर होगा, मान लो ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट है, तो उसका अगर हमें अवेयरनेस हो रहा है, इट मीन्स दैट द ग्रीन कलर बिलोंग्स टू एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, नॉट टू कॉन्शसनेस। यही बात अभी मैंने उसमें भी बोला, गोल्डन माउंटेन में भी बोला। यहाँ पे कोई ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ ग्रीन कलर को कॉन्शसनेस नहीं मान सकते हैं हम, क्योंकि ग्रीन कलर और ब्लू कलर दोनों का कॉन्शसनेस है हमारे पास। कैसे? क्योंकि दोनों दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कलर के ऑब्जेक्ट हैं, तभी हमारे पास उसका कॉन्शसनेस है। यही कहते हैं ये कि आइडियलिस्ट भले ही आर्ग्यू करे, आइडियलिस्ट में आर्ग्यू दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शसनेस इज ए पार्ट ऑफ कॉन्शसनेस and therefore consciousness and external object are identical, but Moore does not agree। कभी उन्होंने इस बात को माना ही नहीं है। इसीलिए वो यही कहते हैं कि because the object of consciousness is not a part of consciousness। यहाँ भी इसी चीज को डिनाई किया है इन्होंने। इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है कि कोई भी ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ कॉन्शसनेस नहीं हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट होना जरूरी है। वही बात ये फिर बार बार दोहराते हैं कि कोई भी आइडियलिस्ट में आर्ग्यू दैट इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बट इट्स इमेज दैट एग्जिस्ट इन कॉन्शसनेस, बट मूर सेज दैट फॉर देयर टू बी एन इमेज और रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मस्ट एग्जिस्ट। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होने के लिए वस्तु का होना जरूरी है। अगर इसका इमेज हमें मिलता है तो ये है, तभी इसका इमेज मिलता है। पर जस्ट इसके उल्टा कहते हैं बर्कले कि इमेज मिलता है इसलिए ये है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। पर इसका एग्जिस्टेंस है तभी हम इसका इमेज ले सकते हैं। इसीलिए एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज टू बी एक्सेप्टेड, ये मूर का कहना है।
उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है बर्कले के मत में अकॉर्डिंग टू मूर? ऑफ कोर्स है, तभी तो इन्होंने, ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन ही है, इस पूरे टॉपिक में कॉन्ट्राडिक्शन ही चल रहा है अभी तक। लेकिन कुछ और भी टॉपिक्स है जिसको कि अभी मैं बताती हूँ, कि जैसे कि जॉर्ज बर्कले कहते हैं कि टू बी इज टू बी परसीव्ड, सत्यम दृश्यम जिसको बोलते हैं, ये उसमें एक्सेप्ट क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ और गॉड का। ये मूर का कहना है कि सेल्फ और गॉड को ये मानते हैं। अगर सेल्फ और गॉड को ये मानते हैं तो सेल्फ या आत्मा या ईश्वर जो भी हो उसका हमें अनुभव नहीं होता है। फिर ये कैसे मानते हैं? अगर ये मानते हैं, इनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये मूर कहते हैं वी डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ और गॉड। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू बर्कले अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट हिज ओन प्रिंसिपल ऑफ टू बी इज टू बी परसीव्ड। इनका बाकी सब भी पॉइंट हैं ही कॉन्ट्राडिक्टरी, पर ये गॉड और सेल्फ को भी मानते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये फिर कैसे मानते हैं, ये तो डायरेक्ट अनुभव के विषय है नहीं, और ये कहते हैं जिसकी अनुभव है उसकी सत्ता है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है इनका व्यू। इस तरीके से इस आंसर को भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मूर का आर मूर्स व्यू लॉजिकली कंसिस्टेंट। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि मूर के लॉजिकली कंसिस्टेंट तो नहीं है, तभी क्रिटिसिज्म होगा। तो मूर के व्यू को लेके ऑफ कोर्स इट इज नॉट लॉजिकली कंसिस्टेंट, और इसी वजह से सो मेनी फिलोसफर क्रिटिसाइज मूर्स व्यू। बहुत सारे फिलोसफर ने मूर के व्यू को क्रिटिसाइज किया है। According to critics, Moore's view is not logical because he takes to be is to be perceived as a central issue. इसी को पूरे अपने इसका प्रॉब्लम का बेस मान लिया उन्होंने, to be is to be perceived, which is not appropriate. यही सेंट्रल इशू नहीं है ये। दूसरा ये बोलते हैं कि प्लेटो और हेगेल दोनों फिलोसोफर हैं और दोनों सपोर्ट करते हैं, दोनों फिलोसोफर आइडियलिज्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसी टॉपिक को सेंट्रल इशू मानकर इसी को रिफ्यूट किया। ये हेगेल और प्लेटो को रिफ्यूट करने में ये फेल हो गए हैं। इन्होंने उनके टॉपिक को नहीं समझा है, इन्होंने सिर्फ इसी को सेंट्रल इशू मानते हुए इसी का रिपीटिशन किया है, हेगेल और प्लेटो का। मूर सक्सीड्स इन रिफ्यूटिंग ओनली द व्यू पॉइंट ऑफ बर्कले, but he is not successful in refuting the idealism of Plato and Hegel. हेगेल और प्लेटो के थॉट्स को इन्होंने नहीं कर पाए हैं, उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं, ये सत्यम दृश्यम इज नॉट द सेंट्रल इशू, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया है। बर्कले के फिलॉसफी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बर्कले ऑल्सो प्रपोज सत्यम दृश्यम कार्यम। कार्यम का मतलब कि ये कहते हैं जिसकी अनुभव है उसकी सत्ता हो रही है, पर मानसिक क्रिया भी हो रही है। कोई अनुभव कर्ता की बात भी वो करते हैं जिससे कि वो कार्य कर रहा है, तब उसको अनुभव हो रहा है, तब उसके एग्जिस्टेंस को वो मान रहा है। यहाँ इन्होंने सत्यम दृश्यम का तो खंडन किया, पर उसमें परसीवर का नहीं किया, कार्यम का नहीं किया। सत्यम दृश्यम एक मानसिक क्रिया हो रही है, उसका इन्होंने खंडन नहीं किया है, ये कह के भी इनका क्रिटिसाइज किया गया है मूर का। उसके बाद मूर क्या कहते हैं कि मूर कॉन्ट्राडिक्शन निकालते हैं सिंथेटिक और एनालिटिक स्टेटमेंट में। जब हम क्वाइन को पढ़ेंगे तो क्वाइन को देखेंगे कि क्वाइन सिंथेटिक और एनालिटिक दोनों स्टेटमेंट को अलग नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि एक सेंट्रल पॉइंट है और दूसरा उसका पेरिफेरल है, तो एक परिधि में है और एक सेंटर में है, तो दोनों को वो मानते हैं। वही उस हिसाब से क्वाइन ने भी इनको क्रिटिसाइज किया है। क्वाइन क्या कहते हैं, बोथ आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, दोनों अनुभव के आधार पर ही रिलेटेड है। सिंथेटिक स्टेटमेंट लाई एट द सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस व्हाइल एनालिटिक स्टेटमेंट्स आर एट द पेरिफेरी ऑफ एक्सपीरियंस। इस टॉपिक पे क्वाइन ने भी इनको सिंथेटिक और एनालिटिक एट ए टाइम हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। जैसा कि इन्होंने इसमें डिनाई किया था कि एट ए टाइम एक ही सेंटेंस सिंथेटिक और एनालिटिक दोनों नहीं हो सकते हैं। तो क्वाइन ने इसको, क्वाइन को जब हम पढ़ेंगे
तो ये क्वाइन का तो मेन यही सिंथेटिक और एनालिटिक दो डॉगमास को मानते ही हैं, वो इसी टॉपिक पे उनका भी खंडन हुआ है। पर अभी क्वाइन ने मूर को क्रिटिसाइज किया है इसी टॉपिक पे कि एट ए टाइम दोनों हो सकते हैं, तो क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस के ही रिलेटेड हैं, दोनों एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड है। उसके बाद एक क्रिटिसाइज और इनकी होती है कि इन्होंने सेल्फ और गॉड को लेकर बर्कले का खंडन किया। तो बर्कले क्या करते हैं, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन बर्कलेज फिलॉसफी ऑल्सो बिकॉज ही एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एज द एक्सपीरियंसर। अभी मैंने बताया कि अनुभवकर्ता के थ्रू वो सेल्फ को मानते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। एक्सपीरियंसर के थ्रू द सेल्फ एज द एक्सपीरियंसर एंड गॉड एज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड को मानते हैं, वर्ल्ड का एक्सपीरियंस तो हमें हो रहा है ना, तो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो रहा है तो वर्ल्ड का फाउंडर भी कोई होगा। इस तरीके से वो वर्ल्ड के फाउंडर को मानते हैं, गॉड को। तो यहाँ भी बर्कले ने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, पर मूर ने इसको कॉन्ट्राडिक्शन बता दिया है। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये टॉपिक भी आ जाता है। बावजूद इसके मूर के कंट्रीब्यूशन बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे ये खंडन इनका इतने सारे क्रिटिसाइज होते हैं, इनके छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटे छोटे लाइन में ये सारे क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिखने होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। रिफ्यूट किया है, कुछ ना कुछ तो उसका इंपॉर्टेंस होगा ही होगा, तो वहाँ पे कुछ तो इम्पोर्टेंस है और अच्छा इम्पोर्टेंस है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो मूर के रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें भी, वही डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स ही आएंगे। जैसा कि उसमें बताया गया था कि द कॉमन बिलीव्स वर प्रोटेक्टेड एंड एज अ रिजल्ट लिविंग अ प्रैक्टिकल लाइफ बिकम ईजियर। ये पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, ही preserved the existence of external objects and considered them to be the cause of our sensation। external object को cause of sensation बताते हुए इन्होंने external object के existence को अलग बताया था। उसके बाद इन्होंने बताया है, नेक्स्ट पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, he accepted an external relation between consciousness and external object thereby making external objects independent of consciousness। सेम पॉइंट है, ये सब पॉइंट से डिस्कस करने हैं इसमें। नेक्स्ट एक और भी पॉइंट आ सकता है, द रिलेटिव ऑफ स्पेस एंड टाइम वाज एस्टैब्लिश्ड। इन्हीं के यही सिग्निफिकेंस है ये भी, वेयर ऑल प्रैक्टिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस। हम स्पेस एंड टाइम में, डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस में भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग स्पेस एंड टाइम एज इमेजिनरी, द मूर रिगार्डेड एज रियल। मूर ने इसको रियल माना है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मूर के रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म में। उसके बाद कंक्लूजन तो हर क्वेश्चन के आंसर में देना है। मूर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफी, इन स्पाइट ऑफ दिस, मूर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ही रीएस्टैब्लिश्ड द रियलिज्म इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी। मूर्स एफर्ट इज कमेंडेबल इन द फील्ड ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्पेस एंड टाइम रियल, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पॉइंट सब कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं। तो ये है मूर का रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। इसको आप अच्छे से पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं। इतना वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, रसेल को लेके हम आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।